आज का एक टॉपिक बिल्कुल अलग है, ठीक है। बीएससी वाली ही ज़्यादातर ऑडियंस अपने पास है। एक पैरामेडिकल कोर्स है, ये कंप्लीट किया है यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई से। जी सर। तो इसमें कितना टाइम लगता है, लगभग कितना प्रोसेस? बेसिकली ये 3 इयर्स का कोर्स है और 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 ईयर्स इसमें लग जाते हैं। अच्छा, आज हमारे साथ में हैं साजिब अहमद खान साहब जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एक टॉपिक बिल्कुल अलग है, ठीक है। बीएससी वाली ही ज़्यादातर ऑडियंस अपने पास है। सर यहाँ पर प्रॉपर बात करेंगे बीएससी इन रेडियोलॉजी के बारे में। तो रेडियोलॉजी एक अलग टॉपिक आपको दिख रहा है, ये डिस्कशन बहुत लंबा है, लेकिन ये एक ऐसा करियर है जिससे व्यक्ति शायद लाखों रुपए कमा सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं यहाँ से कि करियर पाथ जो है इसका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताइएगा कि आपकी जर्नी, क्योंकि सर ने भी किया हुआ है ये, इसका मतलब ये एक सही व्यक्ति हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए। तो थोड़ा सा ये बताइए आपकी जर्नी कैसे रही, आप इस फील्ड में कैसे आए और उसके बाद किस तरीके से बच्चा इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सर का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस स्टेज पे हमको बुलाया, इस लायक समझा। मेरा नाम साजिब अहमद खान है और मैं बीएससी इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्निक्स, एक पैरामेडिकल कोर्स है, ये कंप्लीट किया है यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई से। जी सर। तो इसमें कितना टाइम लगता है, लगभग कितना प्रोसेस? बेसिकली ये 3 इयर्स का कोर्स है और 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 ईयर्स इसमें लग जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि जितनी भी ऑडियंस अपने पास है ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो कमाना तो लाखों चाहते हैं लेकिन पैसे उनके पास उतने हैं नहीं। तो अगर उन्हें ये कोर्स करना है तो लगभग कितना खर्चा हो जाएगा, मतलब हर तरीके से बताइएगा। कोई अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ से कितना लगभग खर्चा हो जाएगा? देखिए, खैर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इसका फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी। अगर कोई लर्नेड स्टूडेंट है या फिर कोई कंपटीशन बीट करके पहुंचता है, जैसे मैं खुद पहुंचा हूं, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता हूं, तो मेरा एडमिशन जो हुआ था वो भी चंद हज़ार रुपए के ही बीच में हुआ था और लगभग मेरे 4 साल की फ़ीस टोटल 1 लाख रुपए के अप्रॉक्स पड़ी थी, इंक्लूडिंग हॉस्टल। अच्छा, साथ में गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप भी दे दी थी, तो लगभग मुझे जो है 10-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ही मिल गए थे और मेरी कोई फ़ीस नहीं लगी थी। अच्छा, यानी आपने एक कंपटीशन दिया, कंपटीशन में आप सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट होने के बाद जितनी आपकी फ़ीस गई उससे ज़्यादा लगभग स्कॉलरशिप मिल गई। यानी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा प्यारा मैसेज है कि अगर आप पढ़ने वाले हैं तो फिर पैसे को लेके चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेहनत करनी है और कंपटीशन से सिलेक्ट हो जाना। एक बार फिर से प्रॉपर नाम बता दीजिए ताकि बच्चे की समझ में आए ये क्या फील्ड है और इसमें काम क्या है। ये बेसिकली जो मेडिकल हैं उनके पेरिफेरी में जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, लाइक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, ये एक पैरामेडिकल फील्ड है जो एक मेडिकल के पेरिफेरल ही रहता है। अच्छा, जैसे किसी का, मान लिया किसी को ये करने में इंटरेस्ट है तो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड को एक पर्टिकुलर होना चाहिए या कोई भी कर सकता है? एजुकेशनल बैकग्राउंड बेसिकली बायोलॉजी ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नॉन बायो स्टूडेंट सिर्फ एएनएम ही कर सकते हैं, वो भी फीमेल्स के लिए ही अलाउड है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अब आप इस फील्ड में भी हैं, अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही, तो इसमें जब आप काम करने लगते हैं तो क्या क्या काम आपको करना है, प्लस आपकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक तरीके से क्या क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ रेडियोलॉजी में, तो मेरे पास मल्टीपल डिसिप्लिनरी ऑप्शंस हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फ्लूरोस्कोपी, मेमोग्राफी। डिपेंड करता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किस मशीन में या किस मॉडलिटी में अपने आप को एक्सपर्टीज़ कर सकें। अच्छा, जो इंडस्ट्री है इसकी क्या देखते हैं आप 5-10 साल बाद, आपको क्या लगता है इसमें क्या स्कोप है? अगर कोई बच्चा आपका छोटा भाई है मान लिया, तो उसे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उस व्यक्ति को ये करना चाहिए या नहीं करना? क्योंकि हर व्यक्ति को इतनी नॉलेज हो जाती है उस फील्ड में, आपको भी लगभग 5-7 साल तो हो ही गए होंगे, तो आदमी को क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे, उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पैरामेडिकल फील्ड अभी कम्प्लीटली न्यू फील्ड है, इसमें कुछ खास कंपटीशन है नहीं। अगर कोई एक ज़ीरो से स्टार्टिंग करेगा, विद इन 6 मंथ्स वो अच्छा एक एडमिशन ले सकता है। अच्छा कोर्स करने के बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करके भी अपने आप को एक अच्छा मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट या फिर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट के रूप से जाना जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये है, देखिए हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है। अभी आपने बताया अभी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि अब आप एक स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं,
तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, अगर आप कुछ जितना मतलब आराम से आप कंफर्टेबली शेयर करना चाहें उतना। देखिए, जब मैं 12th में मेरा रिजल्ट्स आए थे तो जो एग्ज़ाम और रिजल्ट्स के बीच में जो 1-2 महीने का गैप होता था उसमें मैंने खूब एंजॉय करा था कि अब हम कॉलेज में जाने वाले हैं। लेकिन किस कॉलेज में जाने वाले हैं इस चीज़ को नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा 12th का रिज़ल्ट कुछ ख़ास होंगे, लेकिन मेरा रिज़ल्ट लगभग 64% 12th में रहे, जो कि फुल्ली डिसअपॉइंटेड थे। फिर मेरे मन में थोड़ी सी इच्छा जागी कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो मैंने 1 साल जो मेडिकल की प्रिपरेशन करी उस चीज़ को लेकर के मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आए थे। अब वो चाहे इंस्टीट्यूशन की फ़ीस हो, हॉस्टल का अकोमोडेशन हो, फूडिंग हो, जो कुछ भी हो, वो चैलेंजेस आए थे। उसके बाद जब मेरी रैंक आई थी तो वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर गए थे, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई लिखाई तो एज इट इज़ तो देखिए आपको कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को अपग्रेड रख के एग्जामिनेशंस दे करके ख़ुद को एक अच्छा सा स्किल डेवलप करके अगर आप फील्ड में उतरते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस जो है एज ए फ्रेशर भी काफ़ी अच्छी जानी जा सकती है। अच्छा, कौन कौन सी स्किल्स व्यक्ति के पास इस फील्ड के लिए खास करके होना चाहिए? बेसिकली अगर मैं रेडियोलॉजी की बात करूं तो अगर कोई फ्रेशर है और वो बेसिक एक एक्सरे इंस्ट्रूमेंट भी जानता है चलाना, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली 12 से 15 हज़ार रुपये सैलरी पर शुरुआती जो है उसको अपने ही शहर में, मतलब कहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही शहर में आप इसको परसू कर सकते हैं। बाकी अधिकतम आदमी कहाँ तक, मतलब कई लोग होंगे आपके नॉन में इनके पैकेज बहुत बड़े बड़े होंगे जी, तो कहाँ तक आपने देखे? बेसिकली मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस रिलेटेड सारे सब इंसान को अहमियत दी जाती है, उसको उस हिसाब से कंसीडर किया जाता है। जो मेरे सीनियर्स वगैरह हैं या जो लोग जिन्होंने इसमें पीजी या पीएचडी परसू कर रखा है, वो एचओडी डिपार्टमेंट के एचओडी तक अपॉइंट किए जा चुके हैं, यूपी में भी और यूपी के अदर, मतलब इंडिया के अदर स्टेट्स में भी। अच्छा, जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, जैसे एक होती है पर्सनल लाइफ, एक होती है प्रोफेशनल लाइफ। हम अपनी बात करें तो लगभग मेरे पास पर्सनल लाइफ के लिए टाइम बचता ही नहीं है, क्योंकि टीचर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस फील्ड के अंदर आपको क्या लगता है, मतलब जैसे कई बार होता है घर जाने के बाद भी मेंटली प्रेशर है, तो इसमें जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस को अगर स्कोर किया जाए मैं 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मेरे पास जो टाइम है जो मेरा वर्किंग आवर्स हैं वो कुछ ख़ास नहीं है। मैं ओपीडी टाइमिंग में लगभग 5 से 6 घंटे तक हॉस्पिटल में ड्यूटी देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने घर चले जाता हूँ। ना इस चीज़ में कोई इमरजेंसी आती है, ना ही कुछ, मतलब ऐसा नहीं रहता कि कैजुअल्टी रात में फ़ोन आ रहे हैं या अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आ रहे हैं। मैं मॉर्निंग में आराम से उठता हूँ, अपना जो एक वर्कशिप है और जो घर के जो काम हैं उसको कंप्लीट करने के बाद आराम से 11 साढ़े 11 तक हॉस्पिटल जाता हूँ, शाम में पूरी तरीके से फ्री हो जाता हूँ। ये आप आराम से मैनेज कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। एक चीज़ ये बताएंगे आप, कौन कौन से करियर जो है वो व्यक्ति के पास खुल जाएंगे इसे करने के बाद? वैसे तो बीएससी के बाद व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, मतलब एसएससी की तैयारी करने लगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो विजन लेके हम ये करने जा रहे हैं उसके बाद कौन कौन से जो मोटे मोटे करियर है वो खुल जाएंगे व्यक्ति के पास? देखिए, शुरुआती होती है डिप्लोमा में एक पर्टिकुलर मशीन होती है, उसी को ही ऑपरेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर जैसे डिप्लोमा एक्सरे, डिप्लोमा एमआरआई, डिप्लोमा सीटी स्कैन। उसके बाद आ जाए ग्रेजुएट बीएससी इन रेडियोलॉजी, जो मैं हूँ। मेरे पास मल्टीपल मोडालिटी ऑप्शन है, लेकिन मैंने चूज़ एक पर्टिकुलर को किया है जिसमें मैं अभी तक अपने आप को एक्सपर्टीज समझता हूँ। उसके बाद आ जाती है एमएससी में आप जा करके आप लेक्चरर, प्रोफेसर वगैरह ये सब बन सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप पीएचडी भी परसू करते हैं तो आगे चल के आपके पास वास्ट ऑप्शन इंडिया एंड अब्रॉड में अवेलेबल हैं, और वहाँ पर आप सैलरी का ना ही डिस्कस करें तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा पैकेज होता है, वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छी होती है, प्लस सिक्योरिटी होती है फ्यूचर की और ओल्ड एज की। बढ़िया, मतलब है अच्छा करियर है। एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे, जैसे मान लिया हम हैं और हमें 12th हमने पास किया है, हमें कुछ भी नहीं मालूम है और हमें इसमें इंटरेस्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम, मतलब अगर जैसे आपने कंपटीशन की भी बात की, तो कौन सा फॉर्म पड़ेगा, किस तरीके से पड़ेगा, कैसे शुरुआत करनी है? देखिए, आपने जैसे कि 12th कंप्लीट किया है, 12th एटलीस्ट आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि यूपी की अगर बात करें, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी डिप्लोमा प्रोवाइड कराती है और 12th लेवल पे एडमिशन लेती है। अलग अलग यूनिवर्सिटी यूपी में, जैसे KGMU हो गई, SGPGI हो गई,
यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई हो गई, ये सारी सब यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल एडमिशन लेती हैं ग्रेजुएट पैरामेडिकल्स के लिए। और अगर पूरे नेशनल लेवल पे देखा जाए पैन इंडिया, तो पैन इंडिया आपके पास एम्स है, जिपमर है, चंडीगढ़ पीजीआई है, और भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एक ऑटोनोमस एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं, और डिपेंडिंग ऑन एबिलिटी सबको अलग अलग अपना अपना जो उनका प्रोसीजर उसको कंप्लीट करके बच्चे को उनको कोर्स प्रोवाइड करा देते हैं। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग-अलग प्रोसीजर भी है। अलग-अलग प्रोसीजर है। अभी कोई मतलब सेंट्रल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। जैसे एक सीयूईटी का एग्ज़ाम अभी हो रहा है, तो उसका इससे कुछ कनेक्शन है या उसमें नहीं आता है? उससे कोई कनेक्शन नहीं है। एक रैपिड फायर है छोटा सा, जिसमें हम आपसे 8 से 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको हाँ या ना में जवाब देना है, तो थोड़ा सा बच्चे का भी इंटरेस्ट बनेगा कि किस तरीके से आप चीज़ें चाहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपकी फील्ड में लगातार लर्निंग जरूरी है? हाँ या ना? यस, हाँ। बल्कि लर्निंग तो किसी ने कहा भी है, लर्निंग में आप एल हटाइए तो पीछे अर्निंग है, लर्निंग बढ़ाएंगे तभी अर्निंग बढ़ेगी। तो यस। क्या आपकी फील्ड में सक्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग अटेंशन चाहिए? ऑब्वियसली यस। क्या नेटवर्किंग का भी कोई रोल है? नो। नेटवर्किंग का कोई रोल नहीं है, आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन का सामना हुआ है जहां पर कोई क्विक डिसीजन लेना पड़ा हो आपको, अपना जो भी करियर है आपका 4-6 साल होगा? यस, लेना पड़ा। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि चीज़ें जब आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है तो अपडेट तो हो रही होगी, तो जो आपने कर लिया उससे आपका काम चल रहा है, या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ में आपको खुद को अपडेट करना पड़ रहा है? अपडेट करना पड़ रहा है, यस, टाइम टू टाइम। क्या साइंस बैकग्राउंड से अगर कोई व्यक्ति है, जैसे आपने कहा बायोलॉजी होनी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर हेल्प करता है, या कोई भी करियर है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है? नो। क्या जो पेशेंट है उसके साथ में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका काम अलग तरीके का? इम्पॉर्टेंट है, यस। यानी पेशेंट कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने पहले ही जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी वर्क एक्सपीरियंस जो है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होगा, सर ने पहले ही जवाब दे दिया था। और एक आखिरी जो बढ़िया क्वेश्चन है, क्या आप जॉब से सेटिस्फाइड हैं? मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। जो मैंने वर्क किया है अभी तक, या फिर जो मैंने अभी तक पीछे पढ़ाई करी, उससे रिलेटेड अगर कंपेयर किया जाए, मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। चलिए, और एक फाइनल एडवाइस आप जो देना चाहें स्टूडेंट्स को, जो आपके दिमाग में आए, अपना आपका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन पॉडकास्ट का मतलब ही यही है कि हम लोग स्टूडेंट्स तक कुछ ऐसा पहुँचा पाएँ जो उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। जो फाइनल एडवाइस आप देना चाहें? मेरी फाइनल एडवाइस सारे स्टूडेंट्स को ये है कि ऐसा नहीं है कि मेडिकल फील्ड में रहेंगे तो आप सक्सेस ही होंगे। आपके एक जो अंदरूनी क्षमता है, प्लस जो अंदर से आपके मन निकलता है कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी चाहिए, तो इंजीनियरिंग में कितना भी सैचुरेशन क्यों ना हो, आप सक्सेस होंगे। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए आप लेजिट हों। आप अपने लिए मेहनत कीजिए खूब अच्छे से, किसी दूसरे का बुरा भला ना सोचिए, खुद अपने लिए क्लेवर हो जाइए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, और ऊपर वाले पे आप भरोसा रखिए, सक्सेस बिल्कुल आपको हासिल होगी। और बाकी इस फील्ड से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हो दिमाग में, उन्हें आप कमेंट करिएगा, क्योंकि जो जो पॉडकास्ट शूट हो रहा है वो व्यक्ति दोबारा जरूर आएगा। एक बार अभी वादा ले रहा है सर से, सर आपको एक बार आना पड़ेगा, ठीक है? तो जितने भी आपके दिमाग में अभी क्वेश्चंस हों, उन सबको आप कमेंट्स करिएगा इस वीडियो के नीचे। और अगला जो पॉडकास्ट होगा वो पॉडकास्ट नेम लोग Q&A सेशन रखेंगे, हर पॉडकास्ट का एक Q&A सेशन रखेंगे, ताकि वो व्यक्ति, फिर हम केवल वही क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सर फटाफट से जवाब दे देंगे, तो आपकी भी सारे संशय दूर हो जाएंगे। सर उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और इस वादे के साथ में कि दोबारा मुलाकात होगी। जो लोग भी भाई पहली बार देख रहे हो, चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।